ये सरकार माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर मस्त हो रही पढ़ाई आपके एंड पर। एंड सर ये रिवीजन लेक्चर्स आपको हेल्प करे टू रिवाइज द कंटेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली एंड दैट टू वेरी क्विकली। माहौल आइए सरकार चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम, टाइम ऑफ सप्लाई। सर दो सेक्शंस आपके सिलेबस में आते हैं, सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 12 इज फॉर गुड्स, सेक्शन नंबर 13 इज फॉर सर्विसेज। सेक्शन नंबर 12 बोलता है क्या, गुड्स के केस में सर टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है साहब सबसेक्शन 2 जो मेन पॉइंट है सर टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इश्यू नहीं किया तो सर जब इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था वो दिन, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर गुड्स के केस में अगर एडवांस पेमेंट रिसीव हो रहा है तो सर ऐसे केस में आपको अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप जब इनवॉइस इश्यू करेंगे तभी टैक्स पे कर देना। क्लियर, ध्यान देना बच्चों। अलग से नोटिफिकेशन देखिए, गुड्स के केस में, केवल किसी केस में बेटा गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये नोटिफिकेशन आया था 15 नवंबर 2017 को, और गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की अभी जरूरत नहीं है। इसलिए इफेक्टिवली बात करें तो जब आपने इनवॉइस इशू किया या अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो लास्ट डे जब आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है क्या, इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा, व्हाट इज द टाइम टू इशू द इनवॉइस। सर सर्विसेज में मिलते 30 दिन बेटा, गुड्स के केस में तो 30 दिन नहीं मिलते, सेम टाइम आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है। मतलब सर व्हेनेवर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड सर अगर जहां पे ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स तो ऐसे केस में जब आपने गुड्स डिलीवर किया कस्टमर को, व्हेन द गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, उस दिन उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई गुड्स अप्रूवल बेस पे बेचा है बेटा, सेल ऑन अप्रूवल बेस पे है या सेल ऑन रिटर्न बेस पे है, तो ऐसे केस में जब गुड्स हमारे से रिमूव होगा तब डिलीवरी चलन के थ्रू जाएगा। और सर जब या तो जो कस्टमर है वो अप्रूवल दे दे मतलब सप्लाई हो गया वो दिन, या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, उस दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बेटा। और अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स से, पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है बच्चों, अगर इफ द एनी ऑफ द गुड्स आर सप्लाइंग कंटिन्यूसली, सर यहां किसी वायर के थ्रू, किसी केबल के थ्रू, किसी पाइपलाइन के थ्रू कंटिन्यूस गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो और ऐसे केस में क्या होता है बेटा, सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यहां पर या तो सप्लायर पीरियडिकली अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज देगा, क्लियर, अगर वो भेज रहा है तो उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, क्लियर, या फिर रेसिपिएंट टाइमली सर एक अमाउंट फिक्स करके सर टाइमली पेमेंट करता जाएगा सप्लायर को टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जब जब वो पेमेंट करेगा तब तब उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को, और वही रेस्पेक्टिव डेट क्या हो जाएगी बच्चा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और सर कंटिन्यूस सप्लाई खत्म होने के बाद में सर लास्ट में जब अकाउंट सेटलमेंट करेंगे, जब हिसाब करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट जो होगा उसके जो पेमेंट करेगा या जब हिसाब फाइनल हो जाएगा उस दिन रिमेनिंग अमाउंट का इनवॉइस इशू कर देगा सप्लायर। दिस इज द टाइम टू इशू द इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स। आइए सरकार, ये हमने सेक्शन में 12 सबसेक्शन 2 पढ़ा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। अब सर हम बात करेंगे, अच्छा सर्विसेज की बात करेंगे बाद में बेटा, अभी हम पहले एक बार गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं हम। सर सेक्शन नंबर 7 सॉरी सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है इन केस जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है वहां टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। सर गुड्स के केस में बोला है क्या, जिस दिन आपने गुड्स रिमूव किया है सर उससे कोई मतलब ही नहीं है सर, क्योंकि रेसिपिएंट लायबल है तो रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे ना यार, तो रेसिपिएंट लेवल तो रेसिपिएंट को कब गुड्स रिसीव हुआ है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और सर उसने जब पेमेंट किया, क्लियर, वो दिन, मतलब सर रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए, तो रेसिपिएंट के एंगल से बात करेंगे तो रेसिपिएंट ने सप्लायर को जब पेमेंट किया वो दिन, क्लियर, या फिर जब गुड्स उसको रिसीव हो गया वो दिन, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस। सर इनवॉइस इशू किया उस दिन से, या फिर इनवॉइस इशू नहीं किया, कोई इनवॉइस के बदले कोई पर्ची इशू करी, कोई रिसीट इशू कर दी तो वो दिन, वहां से 31st डे, क्लियर। तो सर इन तीनों में से विच एवर इज अर्लिएस्ट जो होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर आई रिपीट, रेसिपिएंट जब लायबल होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वहां पे रेसिपिएंट लायबल होगा, रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे, रेसिपिएंट के एंगल से देखेंगे तो 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, या फिर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया, क्लियर, विच एवर इज अर्लीस्ट। अच्छा अब रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कब मानेंगे बेटा, सर या तो उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी रिगार्डिंग
पेमेंट या फिर एक्चुअल डेबिट इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, वो मानते हैं क्या डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। क्लियर। अब इन तीनों में से विच एवर अर्लियर जो होगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ, इन तीनों इवेंट्स अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है तो रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया होगा वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रेसिपिएंट ने जब अपने बुक्स में उस ट्रांजेक्शन की एंट्री पास करेगी वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा बच्चों। क्लियर, डन। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में सेक्शन नंबर 12 के बारे में बात करी। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 4, इन केस अगर आप वाउचर्स या कूपन्स दे रहे हो फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और वाउचर कूपन के अगेंस्ट गुड्स या सर्विस रिडीमेबल है तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या होता है, अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर, मतलब वाउचर मैंने दिया किसका, सर आपको ज्वेलरी का वाउचर दिया किसी ज्वेलरी शॉप ने, मतलब ये पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट ज्वेलरी ही सप्लाई होगी तो ऐसे केस में सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। तो ऐसे केस में जब वाउचर इश्यू किया वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। पर इफ सर वाउचर इज, इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, जैसे बिग बाजार का वाउचर दिया, स्मार्ट बाजार का वाउचर दिया, इसमें हजारों तरह की गुड्स मिलती है, आपकी मर्जी हो खरीद लेना, 1000 रुपए का वाउचर है साहब, तो ऐसे केस में सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर। तो जब वाउचर रिडीम कराएगा कस्टमर वो दिन इज द टाइम ऑफ सप्लाई। बट अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल होती एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो जब वाउचर इश्यू किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि सर रेसिपिएंट ने वो वाउचर रिडीम कराया या नहीं कराया, उसे कोई कंसर्न नहीं होता। आइए सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 5 बोलता है, वो बोलता है कि रेसिडुअल प्रोविजन। रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है क्या, अगर सबसेक्शन 2, 3, 4 से आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा तो सबसेक्शन नंबर 5 बोलता है अगर सप्लायर को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर तो ऐसे केस में इन एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज द टाइम ऑफ सप्लाई। जैसे आपने फ्रॉड किया, इन्वेस्टिगेशन के टाइम में पता पड़ा कि आप साहब टैक्स के लायबल, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो ऐसे केस में जब आपसे टैक्स रिकवरी करेंगे, जब आप टैक्स पे करोगे वही दिन क्या मान लेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। सर लास्ट, अगर आपने कस्टमर से ओवर एंड अबाउट द प्राइस कोई इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्जेस, डिलेड पेमेंट चार्जेस, इस तरह का कोई चार्जेस रिकवर किया तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है। पर उस चार्ज के रेस्पेक्ट में टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा, जब वो लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट या डिलेड पेमेंट चार्जेस आपको रिसीव होता है, दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 6। ओके, आई रिपीट सर, ध्यान देना, जैसे मैंने मान लो आपको 1 करोड़ का गुड सप्लाई किया तो सर उस 1 करोड़ का जो गुड सप्लाई किया उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब मैंने इनवॉइस इश्यू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर आपको मैंने 2 महीने का उधार दिया था, 2 महीने का उधार के बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको इतना इंटरेस्ट लग जाएगा और आप लेट हो गए, तो सर 1 करोड़ पर टाइम ऑफ सप्लाई तो जब इनवॉइस इश्यू किया तभी आ गया। अब सर आपने जो मेरे को पेमेंट किया वो 6 महीने बाद दिया, उसके लिए मैंने आपसे मान लो 5 लाख रुपए इंटरेस्ट भी रिकवरी किया, तो 5 लाख रुपए जब रिसीव होगा तब 5 लाख पे टाइम ऑफ सप्लाई आएगा, 5 लाख रिसीव नहीं हुआ तो टाइम ऑफ सप्लाई भी नहीं आएगा, पर 1 करोड़ पे तो जब इन्वेस्ट शुरू किया तभी टाइम ऑफ सप्लाई आ गया। इसी के साथ सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। अब आइए सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं हम। इन केस ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 13 अप्लाई होता है। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 जो मेन सेक्शन है वो बोलता है क्या, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपने कभी एडवांस दिया है तो जितना एडवांस आपको सप्लायर में मान लो जितना एडवांस मेरे को रिसीव हुआ टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा इन केस ऑफ सर्विसेज। और हाँ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, पर अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया, मतलब आपने इनवॉइस लेट इशू किया, तो इस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब सर्विसेज प्रोवाइड कर, जब सर्विसेज कंप्लीट हुई वो दिन, या डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ ध्यान देना बेटा, टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस कितना होगा बात कर लेते हैं बेटा। पर हाँ, एडवांस अगर रिसीव हुआ तो टू द एक्सटेंट ऑफ एडवांस रिसीव टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सेकंड थिंग, अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000, इफ द एडवांस का अमाउंट इज अप टू ₹1000, तो ऐसे केस में हेडेक लेने की जरूरत नहीं। वहां बोल दिया कि अगर 1000 रुपए तक का एडवांस है तो ऐसे केस में सप्लायर की चॉइस है, वो चाहे तो अभी टैक्स पे करे इस एडवांस पे, या जब इनवॉइस इशू करेगा तभी टैक्स पे कर देगा, अभी इसको अलग से एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब सर बात आती क्या, सर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, मैं सप्लायर हूं बेटा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट। रिसीट ऑफ पेमेंट कब मानेंगे बेटा, जब मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास कर दी है कि रिगार्डिंग रिसीट ऑफ पेमेंट, या फिर वो दिन, या फिर जब मेरे बैंक में एक्चुअली पैसा क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। क्लियर, डन। अब बात आती है क्या, सर व्हाट इज द टाइम टू इशू द इनवॉइस, तो सर यहां बोल दिया क्या, इनवॉइस कितना में आपको इशू करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सर इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन केस ऑफ सर्विसेज 30 डेज, जिस दिन सर्विसेज प्रोवाइड की डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विसेज 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। पर इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 45 डेज। विद इन 45 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर आपने 45 डेज में इनवॉइस इशू कर दिया इन केस में, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सेक्टर को नोटिफाई कर सकती है, जैसे उन्होंने बताया क्या, सर इन केस अगर आपने ये रहा इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, टेलीकॉम सेक्टर्स और नोटिफाइड सप्लायर ऑफ सर्विसेज, इन्होंने अगर अपने ही डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सर्विसेज दी है तो
ये क्वार्टरली चाहे तो क्वार्टर खत्म होने से पहले पहले जो क्वार्टर में सर्विसेज दी उसके लिए एक ही इनवॉइस इशू कर दे, क्वार्टर खत्म होने से पहले चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस अब लास्ट पॉइंट बढ़ता है क्या, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है। पहली बात तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होती है बेटा, एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ इज कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ऐसे केस में इनवॉइस कब इशू करना होता है। सर अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं, आप सर्विस रेसिपिएंट हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर रेसिपिएंट को पेमेंट करने का ड्यू डेट फिक्स है बेटा, जैसे टेलीकॉम कंपनी में क्या होता है बेटा, पोस्टपेड कनेक्शन केस में ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स होता है बेटा, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स अगर है तो उस दिन या उससे पहले बिल इशू करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई इवेंट ऐसा हो रहा है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो वो जब इवेंट होगा उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट के लिए इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। और थर्ड, अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं ना, ड्यू डेट फिक्स है ना ऐसा कोई इवेंट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा तब उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा सप्लायर को। सर रेसिपिएंट के लिए बेटा ये होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब सर आपने टाइमली बिल इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, नहीं तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। पर अगर इनसे टाइम ऑफ सप्लाई अजटेंड नहीं हो पाता तो ऐसे केस में जिस दिन रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है सर वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर, डन। सरकार ये था क्या सेक्शन में 13 सबसेक्शन में 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सर्विसेज के लिए बच्चों। अब बात आती है क्या, जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती रेसिपिएंट पर, तो सर हमने गुड्स के केस में पढ़ा था क्या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी द डॉक्यूमेंट। सर सेकंड, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, और थर्ड जिस दिन उसको रेसिपिएंट ने पेमेंट कर दिया सप्लायर को व्हिचएवर इज अर्लीस्ट। पर यहां पर क्या है बेटा 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी द डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस, या फिर जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट कर दिया व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट के एंगल से सर आई रिपीट सर जब सर वापस बात कर रहा हूं, रेसिपिएंट अगर सप्लायर को पे करता है तो सप्लायर को पे करता है कब मानेंगे बेटा, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेबिट इन अ बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट, या फिर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी द डॉक्यूमेंट इन लिeu ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। इन केस अगर सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो, और हां अगर सर इन दोनों पैरामीटर से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा तो जब रेसिपिएंट ने अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सप्लायर ऑफ सर्विस एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस दोनों कौन है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आपने रेसिपिएंट ने इंपोर्ट करी सर्विसेज कहां से, एसोसिएटेड एंटरप्राइज से करी, तो वहां 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। ऐसे केस में इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमेशा रिवर्स चार्ज लगता है। अब रेसिपिएंट और सप्लायर सर दोनों सिंस एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आएगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। टैक्स पे करने के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जिस दिन रेसिपिएंट ने सप्लायर को पेमेंट किया वो दिन, या अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया वो व्हिचएवर इज अर्लियर। 61st डे का इंतजार नहीं करेंगे। क्लियर, ये था आपका सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 3। आइए सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 4 वाउचर कूपन के केस में बोलता है क्या, सेम। अच्छा सबसेक्शन, अब सबसेक्शन नंबर 4 5 6 एब्सोल्युटली सेम है, भले गुड्स का और सर्विसेज का ऊपर। मैं रिपीट कर रहा हूं वापस से सर, जो गुड्स से पढ़ा था वही प्रोविजन है, कोई चेंज नहीं है। सर सर्विसेज के केस में बोल दिया क्या, अगर सर्विस का कूपन दिया सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो डेट ऑफ इश्यू वाउचर ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बट इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो जब वाउचर आप रिडीम कराओगे वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्लियर, डन। पर सर अगर सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू वाउचर तो वाउचर रिडीम हो ना हो, सर सर ध्यान देना बेटा, सप्लाई अगर आइडेंटिफाइबल है जब वाउचर आपने इशू किया वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, भले रेसिपिएंट वाउचर रिडीम कराए या ना कराए। रेसिडुअल केस सर सबसेक्शन 2 3 4 से अगर टाइम सप्लाई नहीं निकल रहा है तो ऐसे केस में अगर रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज द टाइम ऑफ सप्लाई। नहीं, इन एनी अदर केस डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर, जब पेमेंट करेगा टैक्स का गवर्नमेंट को वही दिन क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन नंबर 6, अगर आपने कस्टमर से डिलेड पेमेंट चार्जेस, लेट पेमेंट फी, इंटरेस्ट या इस तरह का कोई चार्जेस लिया फॉर लेट पेमेंट तो ऐसे केस में वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, तो वो पोर्शन ऑफ पेमेंट लेट पेमेंट फी वाला जब रिसीव होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। मान लो मैंने सर्विसेज सप्लाई करी 1 करोड़ की, तो 1 करोड़ की टाइम सप्लाई तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर से टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। पर उसके लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है बाद में अगर, तो इंटरेस्ट जब रिसीव होगा वही टाइम ऑफ सप्लाई आएगा। भारत माता की जय। इसी के साथ ये टाइम ऑफ सप्लाई भी खत्म होता है। अब सर क्या लिखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से आपके लिए, कोई आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से नहीं हार जाओ, इसलिए लगा दो पूरा दम, बनने वाला है माहौल जबरदस्त शानदार। सर ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल बनाइए इन लेक्चर्स को जितने भी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है, सीए में सब तक पहुंचा दीजिए माहौल के साथ। आई होप ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल है, रिवीजन करने में मजा आ रहा है। सरकार ऑल द बेस्ट, मस्त होके पढ़िए एंड कमेंट बॉक्स में माहौल का मैं इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि माहौल लिखते ही अपने में जो एनर्जी आती है वो आपको वापस मिलने वाली है। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।